हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। हमारी यूपी कांस्टेबल की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसमें आज का जो हमारा सेट है, सेट नंबर 13 है। तो शुरू करते हैं बिना देरी की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। कह रहा है कि एक आदमी अपनी यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा तथा 9/20 भाग बस द्वारा एवं बाकी का 10 किलोमीटर साइकिल द्वारा तय करता है। तो उसके बाद चली गई दूरी बताएं क्या है। तो आप मेरी बात ध्यान सुनिए कि 2/15 मतलब टोटल दूरी 15 में से 2 गया रेल के द्वारा। लेकिन यहीं पे एक बात फंस जा रही है। वो ये कह रहा है कि टोटल दूरी 20 है, मतलब कि 20 में से 9 गया भाग बस द्वारा, लेकिन एक बार कह रहा 15। इसका मतलब इसे मुझे बराबर करना पड़ेगा। तो मैं जो 2/15 लिखा है ना, मेरी बात ध्यान सुनिए, 2/15 लिखा है और ये 9/20 जो लिखा है बेटा, इसी को मैं इक्वल करूँगा। तो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। किससे? 4 से। और यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो आप कहेंगे यस सर। तो ये क्या है? ये वाली दूरी गई है, बस से गया है, ठीक है। और ये वाली जो दूरी है ना, वो किससे गया है? वो रेल से गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 60 में से बस से कितना गया? 60 में से बस से गया 8, ठीक। सॉरी, रेल से गया 8 और बस से गया कितना? 27। तो 27 3 30 5 35। तो 60 में से 35 तो चला गया। बाकी की दूरी साइकिल से चला। कितना? 25 यूनिट दूरी किससे चला? साइकिल से। तो 25 यूनिट की जो वैल्यू है ना, वही क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। तो कह रहा है कि तो उसके द्वारा चली गई दूरी बताएं क्या है। तो टोटल दूरी जो है वो 3 स्टेप रेल द्वारा, बस द्वारा और साइकिल द्वारा चला। लेकिन कितनी यूनिट चला? 15 चौको 60 यूनिट चला। तो आप क्या कहेंगे कि 5 50 25 5 दूनी 10 5 12 60 12 दूनी 24 किलोमीटर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसका मतलब ये बात आपको क्वेश्चन में पहले से ही अगर समझ में आ जाए तो यहाँ पे ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं होती जो मैंने यहाँ पे करके आपको दिखाया है। ये बात आप ओरली करेंगे, ठीक है ना। इतनी तो प्रैक्टिस अपने अंदर लानी पड़ेगी सिलेक्शन के लिए। इतना आसान नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। मेहनत करना नहीं चाहता कोई, बस सब फ्री में चाहता है, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला। चलो, ये 2 पाइप ए और बी किसी टैंक को 24 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं। ये दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को कितने समय में भर देंगे? बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे ये कहेंगे कि 24 और 30 घंटे में भरते हैं, ठीक है। और दोनों कैसे हैं? भरने वाले हैं। तो दोनों कैसे हैं बेटा? वो भरने वाले, ठीक है ना। तो यहीं पे मैं कहूँगा कि 24 और 30, अब चाहो तो आप रेशियो ले लो, नहीं तो ऐसे कर दो। तो मैं कहता हूँ कि 2 पाइप हैं ए और बी, वो 24 और 30। तो 24 पंचे 120, ये 5 हो जाता है, ये 4 हो जाता है, ठीक है ना। ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टैंक कितने समय भर जाएगा? तो दोनों खोलेंगे तो 9 हो जाएगा। कितना? मतलब 9 भरेंगे। तो इसको 9 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो 3 त्रिक का 9, 3 40 20 हो जाएगा। 13 3 39 है ना। तो मैं क्या कहूँगा कि 13 सही 1/3। और 3 की वैल्यू कितना है? 20 है। मतलब कहने का ये 60 होती है ना 3 की वैल्यू, इसको 20 से। तो आराम से आप कह सकते हो कि 13 घंटे क्या हो गया? 20 मिनट लगेगा। 13 घंटे 20 मिनट लगेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताओ, ठीक है। मतलब 2 पाइप हैं, दोनों भरने वाले हैं। तो टंकी की क्षमता यहाँ से मुझे मिल गई। ये क्या मिली? यही टंकी की क्षमता मिल गई, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1600 और उनका एचसीएफ 5 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करें, क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको पता है कि आप जानते हैं फार्मूला कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू क्या होता है बेटा? एचसीएफ होता है। कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1600 है, दोनों संख्याएं हैं, 1600 है। एचसीएफ अगर 5 है तो आपसे एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम निकालना कितना आसान है। तो मैं कहूँगा कि 5 9 15 1 16 5 9 10 320 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? पुलिस में ऐसे ही सवाल आते हैं। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जो बता रहा हूँ ना, अगर लगाना होगा तो आप सेकेंडों सेकेंड में उड़ाते हुए चले जाएंगे। आपको पता है कि 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ होता है, 5 से कट करेंगे, ये सब थोड़ी लिखेंगे, ये तो हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना। आप सीखिए, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ऐसे करने लगेंगे। 7 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। 2:5 का अनुपात बनाने के लिए कितना पानी मिश्रण में मिलाना चाहिए? मतलब आप ये जानते हैं कि किसी बर्तन में कितना है? हाँ, 3:7 है। मिल्क और वाटर, ठीक है ना। और 60 लीटर का मिश्रण है। कितना है? 60 लीटर का मिश्रण है। आप बनाना कितना चाहते हैं इसको? आप बनाना चाहते हैं बेटा 2:5 बनाना चाहते हैं। तो आप मिलाएंगे क्या? आप इसमें
पानी का अनुपात इतना है, तो कह रहा है कि कितना पानी मिलाना चाहिए, तो आप पानी मिलाएंगे, दूध में चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसको मैं किससे गुणा करूँगा बेटा, इसको मैं 3 से गुणा करूँगा और इसको मैं करूँगा किससे, 2 से। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 14, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 15। मतलब पहले भी मिल कितना था, 6 था, अभी भी मिल कितना है, क्या हुआ, पानी मिलाया गया, तो पानी 14 से कितना हो गया, 15 हो गया। कितना मिलाया गया पानी ये नहीं बताया गया, तो 1 यूनिट का चेंज आया है। कितना, 1 यूनिट का चेंज आया। आपको पता है कि 14 6 20, 20 यूनिट की वैल्यू कितना है बेटा, 20 यूनिट की वैल्यू 60 है, ठीक है ना। तो 20 23 60, इसका मतलब है कि 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर आ गई। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। एक गोलक और एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r है, ठीक है ना, उनके आयतन बराबर हैं, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक गोलक मतलब गोला और एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r है, अच्छा दोनों की त्रिज्या r है और उनके आयतन बराबर है, ठीक है भाई। गोलक मतलब गोले का, तो 4/3 पाई r क्यूब, दोनों की क्या है, दोनों की त्रिज्याएं समान हैं, और बेलन का जो आयतन होता है वो आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, मतलब दोनों को जगह r हमें सेम करना पड़ेगा बेटा। मतलब अगर मैंने कैपिटल R यहाँ लिया है तो मुझे भी यहाँ पे r स्क्वायर इंटू क्या करना पड़ेगा, h करना पड़ेगा। तो इस पाई से पाई कैंसिल होगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये बेलन की ऊंचाई h और त्रिज्या ये है, तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई h है, यहाँ क्या बचा, यहाँ h बचा, और यहाँ क्या बचा 4/3 इंटू r। तो ये r जब यहाँ चला आएगा, जब r यहाँ आ जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि जो उनके ऊंचाई और जो त्रिज्या का अनुपात है वो 4 कितना बनेगा, 3 हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ध्यान देने की ज़रूरत है, मतलब जैसा उसने फार्मूले में कहा है एज इट इज आपको वैसे ही कर देना है। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 की छूट दी जाती है तो नई घटी हुई कीमत मूल कीमत 86% हो जाती है। अंकित कीमत ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 की छूट दी जाती है, एमआरपी पर 42 रुपये की छूट दी गई, तो नई घटी हुई कीमत मूल कीमत 86% हो जाती है। आप बात समझे कि नहीं समझे, मतलब कहने का है कि मैं यहाँ पे इस 86 को ब्रेक कर दूँ, ये मूल्य कीमत 86% हो जाती। तो मेरी बात ये समझो, घटी हुई कीमत मतलब कहने का है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 की छूट दी गई, ठीक है। अब मान लो कि अगर उसकी कीमत अंकित कीमत कितना है, x है, तो x में से अगर उसने 42 रुपये की छूट दे दिया, समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, तो नई जो घटी हुई कीमत मूल कीमत 86% हो जाती है, मतलब कि x का 86% हो जाती है। इस बात ऐसा कह रहा है कि अगर मान लीजिए मूल कीमत x है, x से 42 कम कर दिया गया, तो जो आया, ये जो वैल्यू आई ना, वो मूल कीमत के 86% के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। तो कह रहा अंकित कीमत ज्ञात कीजिए, क्या होगी, तो वही x निकाल दो, सीधे खत्म हो जाएगा यहाँ से अगर निकालना चाहो तो, और ये इधर जाएगा तो ये 100x हो जाएगा और ये 4200 हो जाएगा, ठीक है ना। और 86x और 42x, अरे भाई इसको लिखूंगा तो 86 ये 14x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14x, और ये कितना हो जाएगा, ये 4200 हो जाएगा। 14 तो यहाँ 42 आ जाएगा, इसका मतलब है कि उसकी जो कीमत थी वो कितना आ गई बेटा, वो 300। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है बात, नहीं समझे, चलो इसको समझाता हूँ कि घटी हुई कीमत मूल कीमत 86%, मूल कीमत की 86% हो जाती। इस 86% को मैं क्या लिखूंगा, 2 43 86 और 2 50 100, क्या समझे, 2 50 100। इसका मतलब क्या हुआ कि तो नई घटी हुई कीमत मूल कीमत की 86% हो जाती है। मूल कीमत कितनी है, 50 है, इसका जो 86% है ना, इसका जो 86% है वो कितना हो गया, 45 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। तो बताओ कितना घट गई, 7 घट गई, 7 की वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे सर 42 है, ठीक है ना। तो 7 छंग 42, तो मूल कीमत कितनी, यही तो है मूल कीमत, यही तो है मूल कीमत, हाँ मूल कीमत यही नहीं है। तो आप क्या कहेंगे सर 50 गुणे 6, यही आपसे पूछा है, तो 5 छक 30, 300 हो जाएगा। दोनों तरीके हैं करने के, कोई बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था, आप चाहे इधर से कर लेते इस तरीके से, चाहे इस तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं।
एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है, उसमें 5 लीटर पानी मिलाकर 10.40 प्रति लीटर की दर से बेच देता है, तब उसके लाभ या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहली बात ये समझो कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, किस पे निकलेगा, सीपी पे निकलेगा। पहले सीपी निकालो। दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है, तो उसका जो सीपी होगा वो 25/12 कितना हो जाएगा, 300 रुपये। क्या ये बात समझ में आई? आप कहेंगे यस सर। उसमें 5 लीटर पानी मिलाकर, मतलब कि जो क्षमता हो गई, सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका, तो जो 30 × 10.4 में बेचता है, तो इसको हटाएंगे और यहाँ से कट करेंगे, तो 4 × 12 मतलब कि 312 रुपये में बेचता है। तो उसका जो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर 300 पे 12 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पे क्या होगा, ठीक है ना। 2 जीरो यहाँ से कटेगा तो 3 चौक 12, तो मैं कहूँगा कि 4% का लाभ आएगा। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बताओ भाई, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। ये जो उसका खर्च, मतलब उसकी जितनी भी इनकम है, किसी व्यक्ति की इनकम 100% होती है, कह रहा है कि 15% खर्च कर देता है। ये जो उसका खर्च 75 है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि 15% की ही वैल्यू कितनी है, 75 दे रखा है, ठीक है ना। 15% की ही वैल्यू 75 दे रखा है, कह रहा है उसकी आय ज्ञात कीजिए। किसी व्यक्ति की आय 100% होती है। मैं 100 से बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 × 5 = 75 और 100 × 5 क्या हो जाएगा, 500। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नहीं समझे? किसी व्यक्ति की आय कितनी होती है, 100% होती है। वो चाहे जितना कमाता हो, वो 10 रुपये कमाता हो, वो 10,000 कमाता हो, 10 लाख कमाता हो, 10 करोड़ रुपए कमाता हो, लेकिन अपने आप पे 100% होगा। 15% खर्च करता है, वो भी कह रहा है कि वो 75 है, तो 15% की वैल्यू कितना, 75, तो 100%, परसेंट से परसेंट कटेगा, 15 × 5 = 75, 100 × 500, ठीक है। आगे चलते हैं। एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से चल रही एक निश्चित दूरी तय करने में 15 घंटे का समय लेती है, ठीक है, कोई बात नहीं। यदि वह दूरी 12 घंटे में तय करे तो उसकी चाल क्या होगी। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि निश्चित दूरी की बात किया है। क्या किया है, निश्चित दूरी की बात किया है। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या है बेटा, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम का क्या होता है, उल्टा अनुपात होता है। स्पीड और टाइम का कैसा होता है, उल्टा अनुपात होता है, ठीक है ना बात। स्पीड और टाइम का कैसा अनुपात होता है, उल्टा अनुपात होता है। यहाँ पे टाइम दे रखा है, टाइम का अनुपात दिया है 15 और 12 दे रहा है घंटे में, तो जो स्पीड का अनुपात होगा वो कैसा होगा, उल्टा हो जाएगा। 12 अनुपात क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से चल रही है, तो 12 की वैल्यू कितना है, 60 है, तो 5 इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होगा। अब उसकी चाल 12 किलोमीटर/आवर 15 घंटे लग रहा है, तो 12 यूनिट है, तो 12 की वैल्यू 60 है, तो 5 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 15 की वैल्यू 75। इसका मतलब है कि वही दूरी अगर वो 12 घंटे में तय करेगा। अच्छा यहाँ पे ना, हाँ ठीक है, ठीक है, सब 60 से सारे बड़े थे, नहीं तो हम अंदाज़ा लगाते कुछ। क्लियर है बात। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 12 घंटे में अगर वो 12 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 75। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है, बीच वाली संख्या क्या होगी। अरे भैया 3 क्रमागत अगर पूर्णांक हैं तो मैं क्या कहूँगा कि एक क्या है, x, दूसरा क्या होगा, x - 1 है। 3 क्रमागत पूर्णांक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। कह रहा है कि इनका योग, अगर मैं यहीं पे योग की बात करूं तो x कितना हो जाएगा, इनका सम कितना है, 51 है। मतलब कहने का है, चलो एक स्टेप अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, संख्या x है तो x - 1 है और x + 1 है। ये 3 क्रमागत पूर्णांक हैं। क्या है ये 3 क्रमागत पूर्णांक हैं। तो x और x, ये -1 +1 कट जाएगा, तो 3x = 51 के, और 3 से क्या हो जाएगा, 17। इसका मतलब x सबसे छोटा पूर्णांक है। आपसे पूछा है कि हमें बताओ कि बीच वाली संख्या क्या है, तो बीच वाली संख्या x है। सो ऑप्शन यही हो जाएगा, 17 हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि यदि x + 1/x = 5 दे रखा है, तो 5x/x² + 5x + 1 का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि इसको है ना, पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड करूंगा, तो 5x/x लिख दिया मैंने,
और इसको मैं एक्स स्क्वायर को डिवाइड करूंगा, बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, 5x अपान एक्स प्लस 1/x, ये x कैंसिल हो जाएगा, ये x कैंसिल होगा, तो बचा क्या, ये बच गया 5 अपान एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको भी x से डिवाइड करूंगा बेटा, तो x से x कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस ये वाला यहाँ लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स हो जाएगा, और प्लस का क्या बचेगा बेटा 5 हो जाएगा। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये 5 है और यहाँ पे x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू तो आपको मिली है ना, दे रखा है, ये 5 हो जाएगा, तो 5 प्लस 5 हो जाएगा, तो 5 अपान क्या हो गया 10 हो गया, तो 1/2 हो जाएगा। मतलब कहने का है कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है बात? मतलब जब भी इस तरह के सवाल आएँ तो आप इसको कुछ फैक्टर मत करिए, ये इसी पैटर्न पे सवाल आते ही हैं अलजेब्रा में, इसी फिक्स पैटर्न पे सवाल आते ही हैं। तो 5x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 दिया है, तो वहाँ से आपको सवाल मिल गया। ठीक है ना, आगे चलते हैं। चलिए, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, तथा ए और सी मिलकर उसे 90 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सीधी सी बात है कि अगर ए और बी 72 दिन में करेंगे, बी और सी 120 दिन में करेंगे, ए और सी 90 दिन में करेंगे, तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले ए की क्षमता तो निकालो। मैं ये कहूँगा कि ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये कितना है 72 120, 72 120 और कितना है 90, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये क्या है, ये दिन का अनुपात है, ये क्या है दिन का अनुपात है। बेटा मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ एक बार, ठीक, क्योंकि क्षमता का अनुपात जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वो उल्टा बन जाएगा। वैसे अगर लगाते तो रेशियो एलसीएम बड़ा बनेगा ना, तो ये देखिए आसान हो जाएगा। मैं क्या कहता हूँ कि 4 से, चलो 9 9 9 कम 9, ठीक है, 3 से करता हूँ, ठीक है। तो 3 क्या हो जाएगा, ये 24 3 72, 40 और 3 30, है ना। एक मिनट, 6 से कर देता हूँ बेटा, इसको क्या करूँगा 6 से, तो 6 12 72, 20 और 6 15 90, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये क्या बन गया, ये तो उनके दिन का अनुपात आ गया, ये क्या आ गया दिन का अनुपात आया, तो इसका उल्टा क्या होगा क्षमता का अनुपात आएगा। तो जब बेटा मैं क्षमता का अनुपात लिखूंगा तो 20 15 और 12 का एलसीएम जो होगा 180 होगा, ठीक है ना। कितना होगा, एक मतलब कि 180 होगा, तो 1/12 करूँगा तो 12 15 180, 180 होगा तो 2 9 18 180, ठीक है, और 180 होगा तो 15 12 180 हो जाएगा। बात समझ में आई? इसका मतलब उनकी क्षमताओं का अनुपात 15 9 12 है, तो 15 12 27 3 30 6 36। इसका मतलब ये हो गया कि जब तो यहाँ इसको जोड़ेंगे तो मैं कहूँगा कि 2a प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता का अनुपात है वो कितना 27 और 9 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना। तो इसको कट करूँगा तो कितना हो जाएगा 2 18 आ जाएगा। आपसे बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बेटा पहले ए की क्षमता निकालो। ये पता है कि बी और सी की क्षमता कितनी है 9 है, तो बी और सी की क्षमता अगर 9 है तो ए प्लस जब 9 करेंगे और ये 18 है तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। कितनी आएगी 9 आएगी। जो टोटल वर्क की बात करेंगे तो आप चाहो तो चाहे जहाँ से गुणा कर लो, यहाँ से 15 बार इसको कर लो या इसको कर लो, तो आप कहेंगे बेटा कि जो कुल वर्क है, जो कुल कार्य है ना वो कितना है, तो यहाँ पे 120 गुणे 9 बटेगा 9 करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 120 दिन आंसर आ जाएगा। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा क्या कि सर आपने इसको ऐसे क्यों किया, अगर एलसीएम मेथड क्यों नहीं लिया। बेटा अगर यहीं पे a प्लस बी प्लस सी का जब इसको ले लेते तो एलसीएम जब लेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 120 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 120 12 दूनी 24 240, मतलब 5 बार मुझे पढ़ना पड़ेगा कम से कम, 12 पंचे 60 600, वो भी लास्ट में जीरो आएगा तो हर बार जीरो आएगा, तो यहाँ भी जीरो आने के लिए तब 5 मिनिमम पढ़ा, मतलब बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो जब भी बड़ा नंबर आ जाए एलसीएम लेने में दिक्कत आए तो मुझे पता है कि दिन जो लिखा है ना, दिन का अनुपात जो है ये क्या है बेटा, ये दिन का अनुपात है। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो किससे किया 6 से, 6 12 72 6 दूना और ये क्या हो गया 20 और 6 15 90, मतलब ये सेफ निकाल लो इसका। तो मैंने ये कहा कि
इसका रेसिप्रोकल लिया, मतलब उल्टा जो होगा क्षमता होगा, तो 12 120 12 20 और 15 का जब उल्टा लेंगे तो 1/12 1/20 1/15 का, तो देखेंगे कि फ्रैक्शन में भिन्न होता नहीं है, मतलब कि रेशियो होता नहीं है। तो उसको हमें सिंपल फॉर्म में करने के लिए, इंटीजर फॉर्म में करने के लिए उसका एलसीएम लेना पड़ेगा 180। तो 12 15 180, 2 9 18 180, 15 12 180, ठीक है ना। तो टोटल मिलकर मतलब कि 2a + b + c, चूंकि यहाँ पे देखो a एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, दो बार ए बी सी हैं, ठीक है। तो 2abc 36 काम करते हैं, तो a मतलब b + c यहाँ पे मतलब तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 18 काम करेंगे, ठीक है ना। मैंने निकाल लिया। तो अब हम कहेंगे कि b + c कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं। तो a + b + c की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दिया 18, तो a की क्षमता आ गई 9। टोटल काम कितना है, दिन गुणे क्षमता कर दिया, 120 × 9, 9 से 9 डिवाइड किया, 120 आ गया। सिंपल सा सवाल लग गया, ठीक है ना। कुछ और करने की जरूरत इसमें नहीं होती है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 730 की राशि ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित की गई कि यदि ए को 3 रुपये, बी को 4 मिले, और यदि बी को 3.50 और मिले तो सी को 3 रुपये मिले, बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है। समझ में आया कि नहीं है, फिर से पढ़ देता हूँ। 730 रुपये की राशि है, ए बी सी के में बांटना है। कैसे बांटेंगे, देखो आपसे ये कह रहा है कि ए बी सी में बांटना है। अगर ए को 3 मिलता है तो बी को 4 मिलता है, ऐसा उसने कहा। यदि बी को 3.50 मिलता है, ठीक है ना, तो सी को मिलता है कितना, 3। तो यहाँ खाली इसको 4 करेंगे, यहाँ पे 3.5 कर देंगे, है ना। तो 35 × 105 मतलब 10.5 हो जाएगा, और 35 दूना 70 मतलब कि कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 4 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मतलब जो पैसा होगा ना वो 730 रुपये जो है, वो जो 730 रुपये इस रेशियो में बटेगा। इस पॉइंट को हटाऊंगा मैं यहाँ पे, तो 0 लगा दूंगा। आप कहेंगे यस सर, 5 से सिंप्लीफाई हो जाएगा सीधा। तो 5 × 10 5 × 5, 5 × 10 5 × 40, 5 × 10 5 × 4 20, ठीक है ना। तो 20 3 60 और 68 2 70 2 72 1 73। इसका मतलब है कि 73 यूनिट की वैल्यू 730 है। आपसे पूछा क्या है कि बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है। तो b का हिस्सा c से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है बेटा, 4 अधिक है। 4 यूनिट की वैल्यू निकालना है, आंसर वही होगा जो 4 का मल्टीपल होगा यहाँ पे। तो ना तो ये है, ना ये है, और ना तो वो है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो हमारी 73 यूनिट की वैल्यू है ना, वो कितना है बेटा, 730 है। तो मुझे 4 यूनिट की वैल्यू निकालना है, ये 10 बार जाएगा, तो 10 चौक कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो बस रेशियो लेना था और कुछ करना नहीं था। क्लियर है बात। आगे चलते हैं। कह रहा है 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए गए। प्रथम 25 छात्रों ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए और 24 छात्रों ने औसतन 80% अंक प्राप्त किए। अंतिम छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है ना। अंतिम छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए। तो आपको ये पता है कि 50 छात्रों का औसत अगर 70 है तो उनका सम कितना हो जाएगा, 3500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3500 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है बात। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि 25 छात्रों का परसेंट मतलब 60% है, तो 25 छक्का 150 कितना हो गया, 1500 हो गया। और 24 छात्रों का औसत कितना है, 80, 24 चौका 96 192 मतलब कि 192। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 192 में मैं 0 लगा दूंगा, 1920 आ जाएगी, या 1920 आ जाएगी। ये यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे। 3500 में से ये बात मैं जो लिखा हूँ ना, ये 1500 प्लस 1920 घटाऊंगा जो ना बेटा, वही हमारा क्या आ जाएगा। उसने पूछा है कि जो अंतिम छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। परसेंट में आएगा ये सब बेटा, किस में आएगा, परसेंट में आएगा। तो मैं यहीं पे करूँगा, तो कितना हो जाएगा, 0 और ये 2, 9 5 14 के 4, 1 1 2 1 3, तो ये कितना हो गया, 3500, ठीक है ना। तो 34 20 3500 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80। वो भी क्या है, सब परसेंट में आया है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मतलब कुछ भी नहीं करना है, सीधे सिंपली जैसे उसने दे रखा है वही करना है बस, ठीक है ना। कि 50 छात्रों का औसत 70 है तो 5 सत्ते 35, 25 छात्रों का 25 छक्का 150 1500, 24 छात्रों का 24 अट्ठे 192 1920 है। यहाँ दोनों को जोड़ा घटाया तो क्या आ गया, 80% आ गया। यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। बताओ ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि दो संख्याएं x और y के बीच अनुपात 5:7 है, उनका योग 36 है, तो x होगा। तो दो संख्याएं हैं, अच्छा 36 है, तो जो कुछ भी होगा 5 का मल्टीपल होगा। एक ही संख्या, अरे भैया दो संख्याएं x और y इस अनुपात में दी गई हैं, ठीक है ना। उनका योग इतना है, तो हम कहेंगे कि 7 5 12, 12 के 7 5
7 5 12, 12 की वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे 36 है, ठीक है ना। तो 5 की वैल्यू x का मान कितना है, 5 है, तो 12 3 36, तो 3 बचे 15। तो यहाँ पे ये हम देख के बता सकते थे, लगाने की ज़रूरत नहीं थी कि आंसर जो कुछ भी आएगा वो 5 का मल्टीपल आएगा, और एक ही ऑप्शन था, तो पेन भी हिलाने की ज़रूरत नहीं थी, सवाल देखते ही कर लेते आप, ठीक है ना। ये कह रहा है कि 4√27 माइनस 2√48 प्लस √ 147 के सरलीकरण में प्राप्त होता है। इसका मतलब रूट के अंदर सेम वैल्यू लाना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, 16 3 48, 3 3 9 3 27, ठीक है। ये 4√47 लिखा है, पूरा फिर से लिख देता हूँ, माइनस 2√48 लिखा हुआ है, और प्लस का 147 लिखा है। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। 3 3 9 3 27, मतलब 3 बाहर लेंगे, 9 3 27, तो 3 चौक क्या हो जाएगा 12, 12√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं। 4 चौक 16 3 48, 4 दुनाई क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 रूट क्या बन जाएगा 3। अरे भैया 16 गुणे 3 लिखूंगा, 16 का 4 बाहर आएगा, 4 दुनाई 8 और 3 बच जाएगा, ठीक है ना। प्लस क्या लिखूंगा, 7 4 11 1 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे 3 छोड़ना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, 7 4 3 का मल्टीपल है, तो मैं 3 गुणे 3 चौक 12, 2 14 3 9 27। इसका मतलब है कि 7√3 लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा 7√3 लिखूंगा। ये प्लस में, ये प्लस में, 12 7 19, तो 19√3 माइनस 8√3, तो कितना आ जाएगा 11√3 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। करा के 3 बालकों की आय का योग 81 वर्ष हो और उनका जन्म 6-6 वर्ष के अंतराल पे हुआ हो, ठीक है। सबसे छोटे बालक की आय क्या होगी। मैं कहता हूं कि 3 बालकों की आय का योग, पहला बालक क्या है, अगर पहले बालक की आय x है तो अगला जो है ना वो x + 6 है, ठीक। उनके अंतराल है ये है, तो आप ये कह दीजिए कि एक बालक जो है x - 6। कह रहा 3 बालकों की आय का योग इतना है, वो 6-6 वर्ष के अंतराल पे हुए, तो पहला +6 + 6, ठीक है ना। इनका मैं सम करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 3x आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, इनका कितना हो जाएगा 81। तो 3x की वैल्यू कितनी हो गई 81 हो गई, 3 27 81। तो आप कहेंगे x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 27 आ गई। बताओ भाई, तो क्या सबसे छोटे बालक की आय क्या होगी। अच्छा माइनस में नहीं लेंगे, मतलब कहने का है 27 नहीं है तो पीछे ना लो। मैं कहता हूं सबसे छोटे बालक की आय अगर x है तो अगले की x + 6 है और अगले की x + 12 है। यही तो है, 6 साल बाद, फिर 6 साल बाद, 6-6 साल का गैप है। कह रहा तीनों का जो सम है वो कितना है बेटा 81 है, तो ये और ये जुड़ जाएगा, ये 3x हो जाएगा, 12 6 18। तो 81 से 18 घटाऊंगा, है ना, 81 से 18 घटाऊंगा तो 7 9 63 हो जाएगा, मतलब 11 में से 8 गया 3, ठीक, और 7 में से 1 गया तो 6 63 हो गया, और 3 दुनाई 6 3 एकम 3। इसका मतलब x की वैल्यू कितना मिल गई 21, और 21 वर्ष आ जाएगा यहाँ पे। तो x क्या है, सबसे छोटा है, तो सबसे छोटे बालक की आय ज्ञात कीजिए। सो आंसर ए इज द राइट आंसर। बताओ ठीक है, आप कहेंगे यस सर। यदि पानी की एक टंकी के 2/5 भाग को भरने में 2 मिनट का समय लगता है, तो पानी की टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। अरे भाई 2/5 भाग को, मतलब कि 2/5 से आप क्या समझते हैं, 5 में से 2 भाग भरने में उसे 2 मिनट का समय लगता है, तो 5 भाग भरने में उसे 5 मिनट का समय लगेगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऐसे सवालों में कोई लॉजिक नहीं, डायरेक्टली बन जाते हैं, ठीक है। आप फ्रैक्शन का कंसेप्ट समझते हो बस, कि फ्रैक्शन है क्या, कि एक क्रिकेट मैदान में पुरुष और महिला दर्शकों का अनुपात 3:5 है। कहने का मतलब है पुरुष दर्शकों की संख्या 37 80 है, तो महिला दर्शकों की संख्या क्या होगी। कह रहा है कि मेल और फीमेल, महिला और पुरुष का जो अनुपात है ना वो कितना है 3:5 है। कह रहा है कि पुरुष दर्शकों की संख्या 37 80 है, वो कितनी है 37 80 है, तो यहाँ पे कितनी बनेगी। तो आप कहेंगे कि जो कुछ भी होगा 5 का मल्टीपल होगा, जो कि सारे ऑप्शन हैं। तो 3 एकम 3, 3 दुनाई 6, 3 छक 18, 12 60 है ना, तो 6 पंचे 30, 12 पंचे 60 है ना, तो कितना हो जाएगा 6300 आ जाएगा। 1260 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 से, तो कितना आ जाएगा 6300 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पूछा महिला दर्शकों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे 63। अरे भाई 1200 से गुणा करेंगे, 12 पंचे 60, 600, 6 पंचे 30, 6300, ठीक है ना। क्लियर है बात, बताओ समझ में आई कि नहीं आई। अगले सवाल की तरफ आते हैं। एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य 750 रुपये लिखता है और उस पर 6% की छूट देता है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि वो 7500 रुपये की क्या है वॉशिंग मशीन है, 6% डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब 94% पे उसने वस्तु को बेच दिया,
ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि जो आंसर आएगा बेटा वो 75 गुणे 94 है। 75 गुणे 94 है ना, यही तो है। मैं कहता हूँ कि आंसर जो कुछ होगा 25 का मल्टीपल होगा, जो कि सारे ऑप्शन हैं। और 25 3 75, 3 का भी मल्टीपल होगा, 3 से चेक कर लेंगे। 7 2 9, 5 14 ये नहीं है, ठीक है ना। और 8 5 13 ये भी नहीं है, 7 5 12 ये है, 9 6 5 11 ये भी नहीं है, यही बनेगा। आप गुणा करके देख लो, यही आएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 70 0 50। बेटा गुणा करने की जरूरत, मतलब आपको एकदम सेकंड बचा के चलना है, तब आप वहाँ पे टाइम बचा पाएंगे। मतलब अब आप गुणा करने लगे इसको, आपको तो पता है 5 चौक 20 लास्ट में 0 आएगा ना। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको कि 3 गुणे 25 है ना, और गुणे 94 है, ठीक है ना। तो इसको फिर क्या करो, 4 से कटेगा क्या? नहीं, 2 गुणे 47 ऐसा लिखो, ठीक है ना। तो 25 गुना 50 और 47 पंजे गुणे समथिंग 3 करो तो वही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो 70 50 आएगा। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और आपकी जो भी फीडबैक हो, इवन जो आपको समझ में आया हो क्लास के थ्रू, आप बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।